एआई पर्टिकुलरली ये सब कुछ बहुत नया है। इशूज तो आएंगे यार, मतलब डीप फेक वीडियोज भी बनेंगे, सब कुछ होगा एंड वो धीरे धीरे करके चीज़ें सही भी होंगी, उनके लॉ भी आएंगे। तो डू नॉट कंसिडर एआई में आपको जाना है, कंसिडर कि एआई को अपने पास कैसे लेके आना है, अपनी स्ट्रीम में कैसे इम्बिल्ड करना है। एआई एमएल डेटा साइंस इंजीनियर्स की जॉब ज़्यादा बढ़ेंगे, बस सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब खत्म नहीं होंगे। From copywriters to marketers, from designing website, we have a AI tool all over the world. तो आज हम बात करने वाले हैं AI के बारे में। क्या AI हमारी जॉब ले जाएगा? क्या हम सब जॉबलेस हो जाएंगे? तो इसी के बारे में बात करेंगे। Today we have two guests with us. First is Mr. Sandeep Jain, who is the founder and CEO of Geeks for Geeks, and Mr. Sahil Garg, who is the data scientist and mentor at Geeks for Geeks. How are you? आई एम गुड, आई एम गुड। डेफिनेटली। तो सर पहला तो मेरा आप लोगों से यही क्वेश्चन है कि अभी इंडस्ट्री 10 साल पहले क्या थी और अभी कैसी है और आने वाला टाइम कैसा होने वाला है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए। तो 10 साल के से भी अगर हम पहले की बात करें, एक चीज़ तो इंडस्ट्री में बहुत अच्छी हुई है कि कंप्यूटर साइंस बहुत ग्रोथ हुआ है। एक टाइम पे जब मैं इंजीनियरिंग करने जा रहा था तो मुझे लोगों ने ये बोला कि यार कॉलेज कोई भी चूज़ कर लेना, ब्रांच कंप्यूटर साइंस ही लेना, और वो चीज़ आज भी है। और एक टाइम पे क्या होता था कि कंप्यूटर्स केवल रिसर्च बेस्ड टॉप ऑर्गेनाइजेशंस में होते थे, फिर टॉप इंस्टीट्यूट्स में होते थे। लैपटॉप के आने के बाद दे आर वेरी कॉमन, एवरीबडी नाउ नोज कि हाउ टू यूज लैपटॉप्स, एंड टेक का बहुत ज़्यादा लोगों ने अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। और उस वजह से क्या हुआ है, और टेक्नोलॉजी के टूल्स बहुत ग्रो कर रहे हैं, अभी जैसे एआई भी आ गया है, उस वजह से सॉफ्टवेयर बिल्ड करना, इन हाउस सॉफ्टवेयर बिल्ड करना, इंडिया में बिल्ड करना बहुत आसान हो गया है। और पर्टिकुलरली अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट पे बात करें तो इंडिया में कंपनीज बन रहे हैं अभी जो इन हाउस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल पोस्टमैन एक कंपनी है जो प्योर एपीआई और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कंपनी है, वो इंडिया से बनी है। तो वो चीज़ बहुत चेंज हो रही है। एक टाइम पे इंडिया वाज लाइक ए सर्विस बेस्ड कंपनी, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप देखें तो एक टाइम पे इंडिया में टॉप टीयर सिटीज़ में ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जॉब्स या कंपनीज होते थे। अभी एक सबसे बड़ी चीज़ हुई है, मैं इतने सारे कॉलेज विजिट करता हूँ कि टीयर 2 सिटीज़ में भी बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज बिल्ड हो रही हैं और बहुत सारे जॉब्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, विच इज़ ए ग्रेट ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस एज ए कंट्री। और एक और लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक जो और बड़ी चीज़ हुई है वो इंडिया में या ओवरऑल वर्ल्ड वाइज लोग डिग्री की जगह स्किल्स पे मूव कर रहे हैं, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड चेंज। एक टाइम पे क्या होता था कि अगर आप आईआईटी से हो या आप कंप्यूटर साइंस से हो तभी आप कोडिंग में आ सकते हो, लेकिन अभी ऑनलाइन हायरिंग चैलेंजेस होते हैं, ऑनलाइन कोडिंग चैलेंजेस होते हैं, उसकी वजह से कोई भी फेयर हो गया है गेम। और हो सकता है इस तरह से वो डिग्री से स्किल में इस तरह से जा रहा है, थोड़े दिनों बाद हो सकता है इट बिकम्स प्योरली स्किल बेस्ड। दैट्स द चेंज व्हिच विल हैपन अगेन इन द फ्यूचर। तो सर मतलब अभी आप दोनों से ही क्वेश्चन है कि एआई का बहुत ज़्यादा बूम चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इंग्लिश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन जाएगी, तो इस पे क्या थॉट्स है मतलब आप दोनों के। सो डेफिनेटली NVIDIA के सीईओ ने जैसे बोला कि इंग्लिश विल बिकम अ एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो है पॉसिबिलिटी ऑब्वियसली। जैसे हम चैट जीपीटी को यूज करते हैं, हम एक प्रॉम्प्ट के बेस पे कोड बना रहे हैं, डेफिनेटली उससे बहुत बेनिफिट भी मिल रहा है, बहुत इजीली लोग सीख पा रहे हैं, तो लर्निंग कर्व काफ़ी इजी हो जा रहा है उसकी वजह से। तो डेफिनेटली ये पॉसिबिलिटी है इन नियर फ्यूचर। और मुझे लगता है कि एक टाइम पे जो असेंबली लैंग्वेज होती थी उस पे लोगों को आर्किटेक्चर समझना होता था, उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेजेस आए, पहले सी टाइप के लैंग्वेज आए जिनको जिनमें फिर भी आपको थोड़ा पॉइंटर मेमोरी एड्रेस समझना होता था, फिर पाइथन जैसे लैंग्वेज आए जिसमें आप थोड़ा आसानी से कोडिंग कर सकते हो। तो लोगों को इतना ज़्यादा असेंबली और आर्किटेक्चर का डिटेल्स नहीं पता था, लेकिन अभी भी आपको अगर एफिशिएंट इंजीनियर बनना है, आपको एम्बेडेड सिस्टम करना है, या आपको जिसमें लो रिसोर्सेज वाले इन्वायरमेंट में काम करना है, तो आपको वो चीज़ आनी चाहिए। और आप बहुत स्केल करना चाहते हो तो भी आज की डेट में भी आप C++, सी, गो लैंग्वेज टाइप की लैंग्वेजेस में जाते हो जिसमें आपको बहुत एफिशिएंट कोड चाहिए। तो एआई के आने के बाद भी अगर एक और लेयर आ जाती है, और वो आएगी, वट एवर एनवीडिया सीईओ सेड, इट्स गोइंग टू हैपन फॉर श्योर। लेकिन अगर आपको एफिशिएंट इंजीनियर बनना है, आपको स्केलेबल सिस्टम बनाने हैं, तो देन डीएसए इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट लेयर। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और डीएसए आना ही पड़ेगा, और उस लेयर को एफिशिएंटली यूज करके ही आप आगे की लेयर को अच्छे से बना पाओगे, आगे की लेयर के ऊपर सॉफ्टवेयर अच्छे से कर पाओगे। तो मतलब कि सॉफ्टवेयर मतलब एआई तो आ जाएगा, इंग्लिश जैसी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर बना पाएगी, बट अगर हमें एफिशिएंट इंजीनियर्स बनना है तो स्टिल वी नीड कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आए। तो डेफिनेटली हाँ, इट्स अ कंपल्सरी थिंग, बिकॉज अगर उसने कोड बना के भी दिया है, तब भी हमें उसको रीवेरीफाई करना जरूरी है कि कहाँ पे एरर आ रहा है या क्या वो एक्चुअल आउटपुट दे रहा है या नहीं। तो उसके लिए भी हमें स्टिल कोडिंग तो आना ही पड़ेगा। दैट इज द मस्ट थिंग, हमें वो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी इन अपकमिंग फ्यूचर ऑल्सो। सर बहुत सारे हमारे व्यूअर्स भी है जो डरे हुए हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का क्या होने वाला है, कि लाइक से कि अभी जैसे डेविन आया तो उससे सब लोग डरे हुए हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर एआई आ गया है, कि हमारी जॉब्स चली जाएंगी या जॉब्स चेंज हो जाएगी। तो मतलब इस पे क्या क्या कैसा होने वाला है हमारी इंडस्ट्री आने इसमें वाले हम नियर ये बोल फ्यूचर में। सकते हैं कि अभी रिसेंटली जूलियस भी आया था, जूलियस एआई, विच इसको भी इसी तरह से डेटा साइंटिस्ट कोड किया गया था। तो लोगों के अंदर ये बहुत फियर आ गया था कि लाइक
क्या आप डेटा साइंस की जरूरत ही नहीं रही, क्या हमें पढ़ना भी है, मतलब लाइक आई टीच लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे उन बच्चों ने भी ये बात पूछी थी कि लाइक हमें अब पढ़ने की जरूरत है बिकॉज यहाँ पे सारा काम हो रहा है। बट आई वुड से कि अगेन ये सिर्फ एक टूल है जो आपको हेल्प कर रहा है, आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए यूज होता है, राइट। सो सिमिलरली डेवन एआई भी वैसा ही एक टूल है जहाँ पे हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को वो हेल्प कर रहा है। ऑब्वियसली देखो, एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जो एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी होता है, जो हमेशा फिक्स स्टेप्स है, वो उसको एग्जीक्यूट करने में हेल्प कर रहा है। आपको अपना एक प्रोजेक्ट प्लान बनाना है, देन सिस्टम बनाना शुरू करना है, क्या चाहिए आपको आर्किटेक्चर, वो सब चीज़ों को प्री एक स्ट्रक्चर में यूज कर रहा है, जो कि हम खुद भी बहुत इजीली कर सकते हैं। जो ह्यूमंस के लिए बहुत इजी टास्क था, उसने उसको रेप्लिकेट कर दिया। बट स्टिल अगर हम बात करें और कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर के बारे में, कि अगर आपको एक बहुत स्केलेबल सिस्टम बनाना है, जैसे अभी सर ने कहा कि लाइक बहुत स्केलेबल सिस्टम आपको बनाना है, बहुत एफिशिएंट कोड लिखना है आपको, तो आपको आना ही पड़ेगा कोड। इट इज जस्ट अ बूस्टर फॉर यू, वो आपको हेल्प करेगा सिर्फ। हाँ मतलब साहिल, मैंने भी देखा था इसमें कि पहले जैसे हम चैट जीपीटी पे कोड लिखते थे तो वो कोड को हमें खुद रन करना पड़ता था वीएस कोड पे, उसको ब्राउजर में चला के खुद देखना पड़ता था। बट डेविन एआई ने बस ये वाला काम ऑटोमेट कर दिया, बिल्कुल। क्योंकि उसके पास एक टर्मिनल है एंड उसके पास खुद का कंसोल Browser, है एंड हाँ। सब कुछ है, तो वो खुद बस ऑटोमेट कर रहा है। इतना ज्यादा हाइप जितना क्रिएट हो गया है, मुझे लगता है कि थोड़ा मार्केटिंग वाला पार्ट भी था। मतलब इसमें आप क्या कहोगे कि मार्केटिंग लगता है आपको? बिल्कुल था यार मुझे तो वही लगता है ज्यादा। हाँ, कि मार्केटिंग की, वो लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो वो लोग भी चाहते हैं कि उनके एआई टूल्स भी लोग यूज करें, तो इस वजह से भी थोड़ा सा हाइप बनाया जा रहा है। बट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें साथ साथ अपस्किल करना चाहिए, एआई के साथ साथ अपने आप को अपस्किल रोल्स करना तो चेंज हो गए, मतलब जो आप अपस्किल कह रहे हो कि पहले ऐसा था कि आप एक अलग टाइप के रोल पे ज्यादा इंजीनियर्स की जॉब लगती थी कि 70% फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर्स होते थे, तो वो परसेंटेज चेंज होगा। मतलब अब एआई एमएल डेटा साइंस इंजीनियर्स की जॉब ज्यादा बढ़ेंगे, पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब खत्म नहीं होंगे। और मुझे तो लगता है पर्सनली, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि शायद जॉब और बढ़े। एक टाइम पे जब आर्किटेक्चर पे लोग असेंबली में कोडिंग करते थे, उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज कोडर आए, तो कोडिंग करना आसान हो गया। पहले क्या होता था कि जो टॉप के रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन पे बहुत पैसा है, वो ही केवल सॉफ्टवेयर बना पाते थे। जब टूल्स आ गए, पाइथन में प्रोग्रामिंग करना इतना आसान हो गया, तो हर कोई सॉफ्टवेयर बना पा रहा है। अब जब एआई आ जाएगा तो हो सकता है बिल्कुल टीयर 1 सिटीज में भी लोग कोड बना पाए, सॉफ्टवेयर बना पाए, तो और ज्यादा कोड सॉफ्टवेयर बनेगा। फिर उसको मेंटेन करने के लिए, बिजनेस लॉजिक के हिसाब से मॉडिफाई करने के लिए, स्केल करने के लिए आपको इंजीनियर ज्यादा चाहिए। मुझे तो उल्टा लगता है बेसिकली कि ये कम नहीं होने वाले, बढ़ने वाले हैं। हाँ मतलब मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अब एआई में भी बहुत सारे इंजीनियर्स की जॉब्स मिलेगी, कि बट जैसे डेटा डेटा के लिए, डेटा इतना सारा डेटा पे काम कर रहा है अगर एआई, तो डेटा को मैनेज करने के लिए भी हमें लोग चाहिए होंगे। एंड इस तरीके से बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होने वाली है कि एआई कुछ लिमिटेशंस के बारे में बात होगी कि एआई पे कुछ लिमिटेशंस लगानी है, तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारी बात होने वाली है। इस पर मैं भी एग्री करूंगा, बिकॉज अब जैसे हम देखते हैं एआई, जिस सर ने अभी आपने कहा कि और भी जॉब्स बढ़ेंगे, तो वहीं पे बात है कि हर एक एआई टर्म एक डेटा के ऊपर ट्रेन हो रहा है। अब अगर हम बात करें आज के टाइम में, डेटा इंजीनियर्स की एक नई फील्ड ब्रांच मर्ज हो चुकी है, जहाँ पे हमारे पहले सिर्फ एक डेटाबेस मैनेजमेंट होता था, एडमिनिस्ट्रेशन होता था, जहाँ पे वो लोग सीक्वल पे, मोंगोडीबी पे, इन सब चीज़ों में काम करते हैं, डेटाबेस को मैनेज करते थे। अब वहीं पे और टूल्स आ गए हैं, और उसके लिए और जॉब्स की और चीज़ों की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, एंड दैट इज़ वेरी हाई। अगर आप बात करते हो किसी भी बड़ी कंपनी में जहाँ पे वो लोग डेटा पे काम करें, इवन वो एआई पे काम करें या ना करें, उनको डेटा मैनेज करने के लिए वो डेटा की रिक्वायरमेंट तो बढ़ ही रही है। हर कंपनी को डेटा चाहिए, हर कंपनी का डेटा बन रहा है। अब वो वेबसाइट जो पहले बनाता वो बहुत ज्यादा स्केल हो चुका है, तो उसके लिए इवन जॉब्स बढ़े ही हैं, कम तो बिल्कुल भी नहीं हुए इस चीज में। तो एआई से उससे बेनिफिट ही मिला है कि अब एआई को हम फर्दर यूज कर रहे हैं, उस डेटा को यूज कर रहे हैं, बट मैनेजमेंट या और भी हर एक ब्रांच के अंदर जॉब्स बढ़े ही हैं हर एक फील्ड में एआई की वजह से। तो सर मेरा बेसिकली दो क्वेश्चन है एक साथ, कि अभी जैसे कोई अंडर ग्रेजुएट है, सेकेंड ईयर में, फर्स्ट थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, इस पर्सन को अभी क्या करना चाहिए? क्या उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ ही जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए? और जीएफजी उसकी कैसे हेल्प कर सकता है इसमें? और जीएफजी में कहीं ना कहीं एआई इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, या हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? देखो, अगर आप थर्ड ईयर फाइनल ईयर में हो तो आज की डेट में भी एमएल डेटा साइंस डेटा एनालिटिक्स के जॉब हैं, बट रिलेटिवली फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट और टिपिकल एप्लीकेशन डेवलपर वाले जॉब ज़्यादा हैं। और एक चीज़ ये भी हो सकती है कि इंडिया में वो जॉब और बढ़े, कि यूएस में इट माइट बिकम वेरी डिफिकल्ट इन सम टाइम कि आपको एक नॉर्मल बैक एंड डेवलपर मिल जाए, ट्रेडिशनल रोल वाला। एवरीबडी वुड लाइक टू वर्क अपॉन एमएल डेटा साइंस, तो वो सारे जॉब भी हो सकता है इंडिया में ज़्यादा शिफ्ट हो। तो मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आप थर्ड ईयर फाइनल ईयर में हो तो आपको वो ट्रेडिशनल जॉब पे ही परसेंटेज ज़्यादा, अगर आप एआई एमएल में इंजीनियरिंग कर रहे हो या आपको उसी फील्ड में है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन आज भी वो वाले जॉब्स का परसेंटेज रिलेटिवली ज़्यादा है आज की डेट में। तो और वो 1-2 साल में ऐसे सडनली रिवर्स नहीं हो जाएगा कि 1 साल बाद आप उठोगे और कि बैकएंड वाले जॉब खत्म हो गए और सारे डेटा साइंस एमएल की जॉब में। चीज़ें चेंज होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत सारा कोड डोमेन स्पेसिफिक हमारा
कंपनी में इतना सारा कोड लिखा हुआ है जो बहुत सालों से बहुत मेहनत करके हमने लिखा है। ऐसा नहीं है कि वो इंजीनियर्स जिन्होंने वो कोड लिखा उनकी नीड नहीं है, दे आर वेरी मच नीडेड एक्चुअली। तो वो चीज़ चेंज नहीं होने वाली एकदम से। लेकिन हाँ, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो हो सकता है कि आप जब तक फाइनल ईयर में आओ तो AI ML डेटा साइंस के जो जॉब्स हैं उनका परसेंटेज रिलेटिवली बढ़ जाए। आज वो अगर 5% है तो हो सकता है 3-4 साल बाद 10 या 15 या 20 या 30% तक भी हो जाए वो जॉब मार्केट। तो आप उसके हिसाब से अपना पाथ चूज कर सकते हो। मतलब मुझे पर्सनली लगता है कि वो 20-35% से ज़्यादा 3-4 साल में भी नहीं जाएगा, चीज़ें चेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन कि हम GFG में क्या कर रहे हैं। GFG में यार हम AI ML डेटा साइंस पे बहुत फोकस कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि जो भी यूजर Geeks for Geeks पे आए उससे जो भी लिंक्स दिखाई दें, जो भी हम उसे आर्टिकल के अराउंड हर तरफ लिंक दिखा दें, वो उसे बेटर पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस हो। ऐसा ना हो कि हर किसी को सेम लिंक्स आ रहे हैं, यूजर का थोड़ा हम पर्सनलाइज्ड व्यू से दे पाएं। ये तो हम कंटेंट साइड से कर रहे हैं। साथ में जो कंटेंट पब्लिशिंग साइड है उसमें बहुत सारा AI ML डेटा साइंस का लर्निंग मटेरियल, फ्री मटेरियल पब्लिश कर रहे हैं। साथ में हम AI डेटा साइंस ML के बहुत सारे कोर्सेज कर रहे हैं। एक कोर्स तो साहिल ने ही किया है जिसमें हम एक चैट GPT पूरा बनाना सिखा रहे हैं, बेसिक्स था उनको कि आप कैसे बना सकते हो स्टार्टिंग से विद एवरीथिंग इन्वॉल्व सिमिलर इंटरफेस से। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। साथ में डेटा साइंस AI ML के बहुत सारे और भी कोर्सेज प्लान हैं, फ्यूचर कोर्सेज, तो वो भी आपको थोड़े दिनों में दिख जाएंगे। तो साहिल, इसमें मैंने देखा था शायद आपका एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का भी डेफिनेटली, course है। जैसा कि हमने बात किया कि एआई की वजह से जॉब्स बढ़े ही हैं। इवन अगर हम बात करें चलो डेटा मैनेजमेंट तो फिर भी चलो पहले भी था, बट अभी चेंज क्या हुआ कि लाइक एआई आया तो उससे एक नया ब्रांच बहुत इजीली सुनने में भी आ रहा है, लाइक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, काफी ट्रेंडिंग वर्ड भी है। तो ये एक कंप्लीटली न्यू ब्रांच है जो कि सिर्फ चैट जीपीटी के बाद से ही शुरू हुआ, जो 2020 से ही ये डोमेन पूरा शुरू हुआ। और इसके अंदर आप अगर आप देखोगे सेंसस या स्टैट्स भी देखते हो तो उसकी डिमांड यूएस, यूके, इंडिया में हर जगह पे प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की जरूरत है। तो उसकी डिमांड इतनी ज्यादा है इस टाइम पे कि देयर इज अ वेरी हाई डिमांड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग कि उससे जॉब में इंक्रीमेंट ही हो रहा है। इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट। और अगर हम बात करें उस कोर्स की जिसमें हम अभी बात करें तो वहाँ पे हम पूरा जनरेटिव एआई के बारे में सीख रहे हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में सीख रहे हैं, सो दैट यू कैन बी रेडी फॉर द अपकमिंग फ्यूचर। हमें सिर्फ आपको आगे वाले 2 या 3 साल के लिए नहीं रेडी कर रहे हैं, हम आगे के 5 साल 10 साल के लिए रेडी कर रहे हैं। और अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जैसे कि सर ने कहा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिमांड बहुत है, बट मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा यहाँ पे कि ऐसा नहीं कि डेटा साइंस की जॉब अभी आगे बढ़ेगी ऑब्वियसली, बट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिमांड भी बढ़ेगी। रीजन भी कि अगर आप एआई बना भी लोगे, लेट्स से आपने एक एआई भी बना लिया, पर स्टिल उसको एक इंटरफेस तो देना ही है ना। एआई तो सिर्फ एक मॉडल है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप अपने सर्वर में रख रहे हो, बट उसको प्रेजेंट करना है, एक यूजर को प्रेजेंट करना, तो उसके लिए वेब डेवलपमेंट चाहिए, राइट। अगर आप बात करो नया सैमसंग का अल्ट्रा 24 आया, S24 आया, अब उसके अंदर भी एआई इंक्लूड किया उन्होंने, बट एआई इंक्लूड करने के लिए वो एट द एंड तो वो ओएस में इंक्लूड हुआ ना, उसके लिए एक ऐप भी यूज हुआ, ओएस बना उसका, एवरीथिंग इज बीन डन बाय द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। तो उससे वो कम तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इवन दोनों एक साथ बढ़ सकते हैं, बट कम कोई भी नहीं होगा, या रेशियो वाइज शायद कम ना भी जाए। तो मेरा तो ये आइडिया भी है यहाँ पे। Mainly, yeah, I mean, software engineers are definitely going to be needed. Definitely. The AI thing, all these tools, they are going to be productivity boosters for them. Exactly. अभी मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार वो एक, मैंने अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को एक टास्क दिया कि तुम यार इस साइट पे जाके ये लॉगिन बना दो, पहले मैं आज जब तक ये टूल्स नहीं थे मैं एक्सपेक्ट करता कि यार वो 1 महीने का टाइम लगेगा उनको। अब मुझे लगेगा कि यार आप बहुत सारा कोड AI से जनरेट कर सकते हो, आप 1 हफ्ते में भी कर सकते हो ये चीज़। तो वो एक्सपेक्टेशन बढ़ेंगे, आपको भी वो टूल सीखने हैं, आपको लर्निंग लेनी है और आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बूस्ट करनी है उनके साथ, आपको पीछे नहीं रहना है। आपको उसको एज असिस्टेंट लेके चलना है कि लाइक आपको उसको से कम्पीट नहीं करना, आपको उसको अपने साथ में लेके चलना है कि तू मेरे हेल्थ यूर फ्रेंड या आपका फ्रेंड है, आपके साथ में चलेगा तो आप जल्दी हर चीज कर सकोगे। लाइक एंड इट्स नॉट अबाउट जस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसको आप हर एक फील्ड में लेके चलो। अगर आप सेल्स में भी हो, सपोज अब सेल्स में आपको पर्सनलाइज सेल्स पिच करनी है आपको किसी को भी, तो वहां पे भी आपको बहुत हेल्प करता है, आपकी क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है। कंटेंट राइटिंग की अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि कंटेंट बना के दे रहा है या वो आपकी कंटेंट राइटिंग की जॉब खा जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। शायद आप जो कंटेंट पहले बनाने के लिए आपको शायद सोचने में शायद 2 दिन लग रहे थे, आप शायद उसको आप जब उसको प्रॉम्प्ट दोगे वो, तो शायद वो बहुत सारे आपको आइडियाज देगा जिसको आप मिक्स मैच करके शायद 1 दिन के अंदर या शायद कुछ घंटों में आप एक नया आर्टिकल तैयार कर सकते हो। तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर रहा है। सिमिलरली अगर बात करें कुछ एआई टूल्स के लिए जो इमेज जनरेट कर सकते हैं या वीडियोस जनरेट करते हैं, आजकल तो यूट्यूब पे इतना पैसा बना रहे हैं हर कोई, राइट। तो अब अगर आप देखोगे तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी डले हुए हैं लाइक जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि आप एआई से वीडियो बनाओ और उसको यूट्यूब पे डालो और उससे पैसा कमाओ। तो इंक्रीमेंट और एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज, इनकम के सोर्सेज बढ़ ही रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट जस्ट जॉब्स, आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं, आपको खुद के बिजनेस स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं इसमें।
तो हम ये भी इंक्लूड करेंगे इसमें। और कंटेंट की बात आ रही है यार, तो मैं बोलूंगा कि आप उसको ब्लाइंडली यूज मत करो। जीएफजी पे भी जब हम आर्टिकल लिखने का वो जो हमारा इंटर्नशिप होता है, बहुत सारे लोग सीधे चैट जीपीटी से लिखा जनरेट करके सीधे आर्टिकल में लिख देते हैं और वो फिर रिजेक्ट ही होता है। मतलब आप ऐसे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी बिल्कुल ब्लाइंडली रिलाई मत करो, क्योंकि वो टूल अभी बहुत इमेच्योर है और बहुत छोटे लेवल पे ही काम कर रहा है। आप उसे यूज करो, इतना कर सकते हो, और उसे एक बार चेक जरूर करो ह्यूमनली। मतलब ब्लाइंडली उसको फॉलो मत करो। कंटेंट भी अगर आप जीएफजी पे भी लिख रहे हो, आप पहली बार जनरेट कर लो, फिर उसमें थोड़ा ऐसा लगो कि जो पढ़ रहा है उसको समझ में आसानी से आए। अपना ह्यूमन टच ऐड करो, हाँ, थोड़ा human मॉडिफाई करो। tweaking भी चाहिए ना उसको। लाइक अगर आप सिंपल से पोस्ट कर दोगे तो आपकी जरूरत क्यों रही? फिर तो आप खुद बोल रहे हो कि मेरे को हाँ, मेरे को रिप्लेस कर दो, मेरा कोई तो ये हो कंट्रीब्यूशन है ही गया। नहीं। बट अगर आप अपना ह्यूमनली टच डाल रहे हो, उसको यूज कर रहे हो एज हेल्प करने के लिए, आपकी क्रिएटिविटी को बूस्ट कर, तो फिर वो मतलब बनता है और तभी वो ह्यूमन टच भी देगा और आपको कंटेंट और एंगेजिंग भी बनेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जॉब्स तो पहले भी जाती थी people की, कि डेफिनेटली जो लोग अपने आप को अपग्रेड ही नहीं कर रहे उसकी जॉब तो जानी है। तो अभी एआई के साथ भी मुझे ऐसा लगता है हम सबको अपग्रेड करना चाहिए अपने आप को, और तभी हमारी जॉब्स भी सिक्योर रहेंगी। अगर आप टाइपराइटर और कंप्यूटर आ गए और आप चाहते हो मैं तो टाइपराइटर भी काम करूंगा, तो फिर तो नहीं चलने वाला है। हाँ, डेफिनेटली मतलब स्किल अपग्रेड तो मुझे मतलब अगर मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रंट एंड हूँ तो मुझे एआई के साथ कोड लिखना चाहिए, कहने का मतलब ये। हाँ, एआई का बूस्ट करो ना। हाँ, वही है ना कि किसी टास्क में जैसे 10 दिन सर ने लगे। जस्ट मेंशन किया, लाइक आपने एक टास्क लिया, आपको एक टाइमलाइन मिला कि एक हफ्ते में करके देना है। अगर आप एक हफ्ते से ज्यादा लोग खुद लगे हुए मैनुअली एक चीज को लिखने के लिए, तो ऑब्वियसली टाइम ज्यादा जाएगा। डीबग करना है, उसको बहुत सारा काम है, राइट। बट वहीं पे अगर आप थोड़ी सी एआई की हेल्प लोगे तो आप भी अपनी प्रोडक्टिविटी ज्यादा करोगे, टास्क ज्यादा कर पाओगे। आपका यूजर मतलब लाइक आपका इम्पैक्ट ऑन द कंपनी, आपका वैल्यूएबल रिसोर्स बनोगे आप कंपनी के लिए, तो ऑब्वियसली वो इम्पैक्ट बनेगा। अगर आप तो हम वहीं पे वापस आते हैं, लाइक एआई असिस्टेंट है वो हमारा है, वो उसको हमें यूज एज अ फ्रेंड करना है, उसे कभी compete नहीं करना है हमें। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे ऑफिस में भी कई बार सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यूज करते हैं कि ये एआई क्या करेगा यार, गलत कोड जनरेट कर रहा है। डोंट ट्रीट इट दिस वे, ट्रीट इट एज योर फ्रेंड एंड डोंट कंप्लीटली, ऑब्वियसली इट इज रॉन्ग। अ लॉट ऑफ टाइम्स जो कोड जनरेटेड बाय एआई इज रॉन्ग। लोग आर्टिकल भी सबमिट करते हैं, वो कोड कई बार इनएफिशिएंट होते हैं, गलत होते हैं। जस्ट ट्राई टू टेक, लाइक आप एक इंटर्न को भी ड्राफ्ट देते हैं, अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, वो एक आपको बेकार सा ड्राफ्ट बना के दे देता, तो आपको शायद उस इंटर्न की जरूरत नहीं है। आप अपने आप से वो कर सकते हो और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। आपको वो नहीं करना है कि इसको एज एनिमी ट्रीट करो और बोलो कि ये क्या करेगा, मैं कर लूंगा इससे अच्छा। डोंट टॉक दैट वे, डोंट थिंक दैट वे। तो सर ये तो आप दोनों से बात हुई कि ज़्यादातर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कैसे एआई आ रहा है। तो अगर मैं डिफरेंट ब्रांचेस की बात करूँ, जैसे कि मेडिकल इंडस्ट्री में, फाइनेंस इंडस्ट्रीज में, मूवी मेकिंग में, इन सब जगहों में कैसे एआई आ रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरीके से आ रहा है। तो इसमें हम यहाँ पे ये देखते हैं, लाइक आप जैसे हमने कुछ बात की थी, लाइक कंटेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए भी, वीडियो कंटेंट जैसे कि यूट्यूब मैंने अभी जस्ट बात किया कि लाइक आप डिफरेंट टूल्स यूज कर सकते हो। लाइक सोरा एआई अभी जो आया है रिसेंटली, वो अगेन ओपन एआई ने ही प्रेजेंट किया है, जहाँ पे वो लोग वीडियो पूरा का पूरा जनरेट कर सकते हैं। आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट देना है कि लाइक ऐसा सिनेरियो है, और वो पूरा ह्यूमन लाइक वीडियो ही जनरेट करके दे रहा है। सो ऑब्वियसली वो भी कुछ बेनिफिट यूज कर सकता है। वो उसको कैसे यूज किया जाएगा, दैट इज अगेन अ डिफरेंट स्टोरी कि हम कैसे यूज करते हैं। बट डेफिनेटली एआई इस टाइम पे हर एक इंडस्ट्री में आ रहा है। अगर आपको कुछ एग्जांपल दूं, एंड दिस इज एक्चुअल प्रोजेक्ट गोइंग ऑन, सो आई विल नॉट टेक द नेम। तो वहां पे वो लोग क्या कर रहे हैं कि जस्ट दे आर नॉट जस्ट कंसिडरिंग कि एआई है और वो एक चैटबॉट है। वो कंसिडर कर रहे हैं कि आपसे पूरा बात कर रहे हैं, आपका मेडिकल हिस्ट्री भी यूज कर रहे हैं, देन दे आर सजेस्टिंग यू कि आपको ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसके बेस पे आपको पर्सनलाइज ट्रीटमेंट दे रहे हैं, पर्सनलाइज मेडिसिन रिकमेंड कर रहे हैं, और उसके बाद क्या टूल्स आपको चाहिए होंगे। लाइक अगर आप सपोज करो फीवर है, अब फीवर में हमें क्या चाहिए कि लाइक शायद पैरासिटामोल हम जनरली ये लेंगे, राइट। बट सपोज कोई और बीमारी है, सिमिलर एग्जांपल हम फीवर के लेके चलते हैं कि उसने आपको पैरासिटामोल रिकमेंड की, बट शायद आपकी कैपेसिटी उतनी ना हो कि आप 500 mg भी ले पाओ या 650 mg भी ना ले पाओ। हो सकते हैं ऐसे हेल्थ पेशेंट, तो वो आपकी मेडिकल हिस्ट्री को भी कंसिडर कर रहा है। तो वो आपको एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस दे रहा है कि लाइक दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल। और वहां पे आपको शायद थर्मोमीटर भी रिकमेंड कर देगा कि लाइक अगर आपका फीवर ज्यादा अप डाउन हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, नहीं, तो उसमें आपको थर्मोमीटर भी रिकमेंड करता है कि लाइक ठीक है आप ये बाय कर लो, आपको इसलिए यूज हो सकता है। तो इस तरीके से दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल जहां पे आप मेडिकल के अंदर एआई को बहुत ज्यादा यूज होने लग गया। एंड एडिशनली एक और ऐसा ही एक केस आया था जहां पे शायद अब सी अगेन मैं इसको सब बैड नहीं कहूंगा, बट लेट्स से अगर हम एक एग्जांपल या एक डॉक्टर की बात करते हैं, अब डॉक्टर ने कुछ पढ़ा है, उसने इंडिया में पढ़ा है, उसने मे बी बाहर के रिसर्च पेपर्स भी पढ़े होंगे, बट उसने पूरा वर्ल्ड का ज्ञान तो नहीं लिया होगा। डेफिनेटली वो पॉसिबिलिटी नहीं है ह्यूमंस के लिए, राइट। तो वहां पे क्या आता है, वहां पे आपको एआई हेल्प कैसे कर सकता है कि आपको सपोज आपने सिम्टम दिए, आपको पता था, डॉक्टर ने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि शायद ये कुछ ऐसा है, उसने उसको वो सिम्टम्स एआई को रिकमेंड किए। अब एआई जितने भी पॉसिबल वेज है वो सब रिकमेंड कर सकता है। अब उसे बेनिफिट क्या होगी, लाइक डॉक्टर को शायद 3 मेथड पता थे,
बाकी के बारे में पता था बट उस पॉइंट पे उसको दिमाग में नहीं आया, बट क्योंकि एआई उसको साथ में असिस्ट कर रहा था तो उसको वो आइडिया भी मिल गया और उसको आगे वो फर्दर टेस्ट भी करवा पा। लेकिन अगर आप डॉक्टर हो तभी यूज करो तभी आप डिसाइड कर सकते हो कि ये भी एक मेथड है। हाँ, खुद के लिए तो खुद के लिए मत यूज नहीं करना। करना। खुद डॉक्टर नहीं बनना है एआई समझ के। तो उसी वे में क्या है, हर इंडस्ट्री में वो इंक्लूड हो रहा है और वो होगा भी। एंड मैं एक चीज हम अपने हर एक स्टूडेंट को मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ कि एआई अब दो तरीके से डेवलप हो रहा है। एक तो एआई खुद में डेवलप हो रहा है जिसके अंदर हम चैट जीपीटी और एलएलएम सब आता है, बट एक चीज वो भी आती है कि जब आप सपोज आप एक सेल्स टीम से हो, आप सेल्स में हो, आपने सेल्स में काम किया है या आप कॉपी राइटिंग मार्केटिंग में हो या आप शायद किसी इवन किसी सेल्स एनालिटिक्स वगैरह में, एचआर में, मैनेजमेंट में हो, किसी भी डोमेन में हो आप, तो उस केस में आप कैसे देख सकते हो ना डेटा साइंस को ऐसा ये मत समझो कि मुझे इस करियर में स्विच करना है। कंसीडर कि उसको आपके अपने करियर में कैसे लेके आना। उसको कभी ये मत सोचो जैसे सेल्स की बात करें या फिर अगर हम किसी और कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं, आप एक किसी कंपनी में कंटेंट मार्केटिंग का काम कर रहे हो, न्यूज एनालिटिक्स न्यूज पे काम कर रहे हो, अब ठीक है न्यूज जनरेट करना तो वो तो बनाएगा, बट आप न्यूज कलेक्शन पे काम कर रहे हो, आर्टिकल तो आपको हेल्प करने के लिए है, तो आप उसको ये देखो कि आप उस एआई को अपनी फील्ड में कैसे लेके आओ रादर आप उस फील्ड में जाओ, क्योंकि हर फील्ड की जरूरत तो रहेगी एट दैट। अब सेल्स वाले का आपको कोई प्रोडक्ट आपको बेचने के लिए सेल्स वाला तो चाहिए ही। अब एआई तो नहीं जा रहा वहां पे मैसेज करके तो नहीं आप सेल कर सकते, आपको एक्चुअल में कॉल करना है वहां पे, राइट? आपको शायद जाना भी पड़ेगा, प्रॉपर विजिट करना पड़ेगा आपको वहां पे। तो उस वे में आप उस एआई टेक्नोलॉजी की जो नया टूल आया, ये नई डोमेन ब्रांच है, उसको अपने फील्ड में इंटीग्रेट करो, तब आप एक स्पेशलाइज करोगे। बिकॉज एआई तो बहुत सारे इंजीनियर्स, अब अगर आप सभी डेटा साइंस में घुस जाएंगे तो बाकी की फील्ड कौन करेगा? एंड इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल मैं दूंगा एक। लेट्स से अब आज के टाइम बोलते हैं मैकेनिकल सिविल वालों की जरूरत बहुत ही कम हो गई है, बट लेट मी टेल यू कि आज के टाइम पे फिर से मैकेट्रॉनिक्स जो कि मैकेनिकल का एक छोटा सा पार्ट है, उसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि आप नॉर्मल एआई वाले से भी 10 गुना ज्यादा कमा सकते हो, एंड दैट इज द एक्चुअल फैक्ट। वहीं पे मैकेट्रॉनिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, अगेन उसमें क्या हुआ है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में कि आपने मेडिकल को लिया, मेडिकल में भी रिसर्च वाले पार्ट में गए। अब रिसर्चर्स की कमी है, वैसे भी ऑब्वियसली भी कमी है, बट विद द हेल्प ऑफ डेटा साइंटिस्ट आप वो कैलकुलेशन या डीएनए कोड को स्ट्रक्चर कर पा रहे हो जो शायद पहले पॉसिबल नहीं हो पा रहा था ह्यूमनली। तो इस तरीके से आपको एआई हेल्प कर रहा है। सो यू डू नॉट कंसिडर एआई में आपको जाना है, कंसिडर कि एआई को अपने पास कैसे लेके आना है, अपनी स्ट्रीम में कैसे इनबिल्ड करना है। दिस वे यू आर अपग्रेडिंग योरसेल्फ, आप अपने आप को स्किल कर रहे हो और एडिशनली आप उसमें अपने आप को प्रोडक्टिविटी बेटर बना रहे हो, उस एआई से बेटर बना रहे हो एआई के साथ ही। पर एक चीज जरूर होने वाली है, इंडिया में आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एआई एमएल डेटा साइंस की सीटें बहुत भरने वाली हैं जैसे कंप्यूटर साइंस की एक टाइम पे भरी थी। इट्स गोइंग टू हैपन, all the engineering colleges are now going to open AI ML data science as a branch and everybody is going to rush in for सारी that. यूनिवर्सिटी में यही होगा अभी। अब हो भी ऐसा ही रहा है तो आजकल तो सब जगह पे वो सब डेटा साइंस के निकाल रहे हैं। इवन मैं किसी एक कॉलेज में गया था व्हिच इज इन द जोधपुर, तो वहां पे क्या हुआ था कि उन्होंने ऐसा एआई के अंदर ही 5 ब्रांच बना दिए हैं। लाइक एआई में तुम एक एआई का एक एमएल पढ़ा रहे हो, एक में तुम एमएल ऑप्स पढ़ा रहे हो, एक में ये पढ़ा रहे हो, मतलब है तो वो सारा एक ही, और 4 साल वो एक ही चीज को पढ़ा रहे हैं। हाँ, मैं भी एक बार ग्वालियर में था मैं पहले कुछ टाइम, तो वहां पे मैंने देखा था कि लोगों ने पिच कर दिया है कि हमारे पास डेटा साइंस ब्रांच है, हमारे पास एआई ब्रांच है, और सब में कंप्यूटर साइंस ही पढ़ा रहे हैं। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं। हाँ, तो ये भी होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी ना हमने जैसे बात करी कि एआई हर फील्ड में जाएगा, तो क्या कुछ ऐसा सिनारियो बन सकता है जैसे हमने रोबोट मूवी में देखा था कि रोबोट मूवी में कुछ नेगेटिव चीजें भी होने लग गई थी। पहले उसने बहुत अच्छा काम करा, जैसे मेडिकल इंडस्ट्री में आपने बताया, तो उसने वो वाला प्रेगनेंसी वाला सीन था, उसने उसको एक वे नया बताया था कि यहाँ पे से इस तरीके से प्रेगनेंसी कर सकते, फिर वो बाद में सक्सेसफुल हो गया था। बट उसका एक नेगेटिव साइड भी दिखाया गया था टर्मिनेटर मूवी में भी, कि एक टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती है, फिर वो क्या होता है कि वो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। और इसके साथ हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में भी देखा था कि एक टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी हो जाती है, ह्यूमन से बड़ी हो जाती है, फिर वो चीजें चलती रहती है। तो डेफिनेटली ये भी देखो, सी इट्स जस्ट अ टूल। अगर आप टूल को किसी अच्छे वे में यूज करोगे तो आपको बेनिफिट ही मिलने वाला है, बट अगर आप टूल को एज अ डिस्ट्रक्टिव माइंड के साथ यूज करोगे तो वो आपकी माइंडसेट की प्रॉब्लम है, वो टूल की प्रॉब्लम नहीं है। बट वो ब्लेम हम टूल पे कर रहे हैं। अगर हम रोबोट, जैसे अपना एग्जांपल लिया रोबोट मूवी और इंडियन टर्मिनेटर, तो उसमें भी यही हुआ था कि जब वो अच्छी जगह पे था तो उसने बहुत अच्छे काम किए, लोगों को हेल्प किया, सब कुछ किया, बट वहीं पे अगर वो जब दूसरे बंदे के पास गया तो उसने ऐसा डिस्ट्रक्शन ही शुरू कर दिया पूरा का पूरा। तो इट्स जस्ट अ टूल कि वो आपको कैसे आप यूज कर रहे हो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी हुआ है, पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका है। जैसे कि इंटरनेट की बात करें, आप सर तो इंटरनेट की, हम तो फिर भी बहुत नए थे, सर तो इंटरनेट के टाइम से उससे बहुत पहले से है, तो आपने भी देखा होगा इंटरनेट के टाइम। इंटरनेट आया था तो बहुत चैलेंजेस है यार, मतलब एवरीबॉडी वाज स्ट्रगलिंग कि
कुछ भी आ जाता है, कुछ भी इमेज पे क्लिक करो कोई भी इमेज आ जाती है। और मतलब चाइल्ड की सेफ्टी को लेके भी इश्यूज थे कि बच्चे जब इंटरनेट यूज करते थे तो बहुत ज़्यादा इश्यूज थे, और वो इश्यूज टाइम के साथ रिजॉल्व हो गए हैं। मतलब ऐसे ही AI ML डेटा साइंस AI पर्टिकुलरली ये सब कुछ बहुत नया है, तो इश्यूज तो आएंगे यार। मतलब डीप फेक वीडियोज भी बनेंगे, सब कुछ होगा, एंड वो धीरे धीरे करके चीज़ें सही भी होंगी, उनके लॉ भी आएंगे। बट आई थिंक जो लॉ मेकिंग एजेंसीज हैं, जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको और प्रोएक्टिवली काम करना पड़ेगा। तो इंटरनेट में भी यही हुआ था कि थोड़ा टाइम लगा था, बट सेटल हो गई थी चीज़ें। बहुत सारे फ्रॉड भी हुए थे, हाँ, अकाउंटिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, फ्रॉड्स बहुत सारे होते थे, हाँ, लेकिन अब but उनके वो लिए भी अभी भी टूल्स होते आ हैं, गए but हैं। अब लिमिट Tools आ आ गए हाँ, चुका है ना। उनके लिए भी टूल्स आ गए हैं कि उनको सेफ्टी, और लोग एजुकेट भी हो गए हैं, तो मुझे लगता है ऐसे बाद एक में- एजुकेशन इज वन ऑफ द फैक्टर कि अभी एआई को सिर्फ बना रहे हैं लोग, तो उसका एजुकेशन, उसको यूज कैसे करना है, डेटा इंटेग्रिटी, प्राइवेसी, ये सब चीजों के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है अभी लोगों के पास। वो धीरे धीरे हो रही एंटीवायरस है। इंडस्ट्री इतनी बड़ी थी एक हाँ, टाइम पे, जब हाँ, इंटरनेट नया था। हाँ, एंटीवायरस, देयर वर लॉट ऑफ कंपनी जो हाँ, एंटीवायरस एंटीवायरस बनाते थे। बिल्कुल। हाँ, तो वो टाइप की कंपनी आएंगे AI ML हाँ, में भी। एआई के साथ प्रॉब्लम्स आएगी तो सॉल्यूशंस के साथ सॉल्यूशंस कोई आएंगे। लोग आएंगे और उनके अगेन साथ वो एम्प्लॉयमेंट आएगी। एम्प्लॉयमेंट फिर से लेके आएगा, कुछ ना कुछ तो नया लेके ही आना पड़ेगा ना उसको रोकने के लिए भी। तो सर एक चीज और मेरा कंसर्न था, जैसे कि चैट जीपीटी जब आया, तो चैट जीपीटी के आने से सबने बोला कि एआई आ गया, एआई आ गया। तो क्या सच में चैट जीपीटी के आने से ही एआई आया था, या एआई उससे बहुत पुराना था, या हम पहले भी यूज कर पा रहे थे एआई? मतलब उस चीज से मुझे जानना था आपसे। तो एआई इज नॉट जस्ट अबाउट चैट जीपीटी। चैट जीपीटी तो अभी आया, बट एआई इज अ टर्म जो कि 1950s में आ चुका था। और अगर हम इसकी बात करें तो वो दैट स्टार्टेड फ्रॉम 1858, ओके। जहाँ पे एक्चुअल थ्योरेटिकली सिर्फ एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट में बात की गई थी, जो फर्स्ट नोटेड पेपर अवेलेबल है। तो 1858 में फर्स्ट टाइम बात हुई थी, बट एक्चुअल एआई जिसको प्रॉपर्ली डिस्क्राइब कर दिया गया था, दैट केम इन 1950। और इसके एक्चुअल यूज केस वहां से शुरू हुआ था, बिकॉज अगर हम बात करें पहले एआई को समझते हैं कि एआई है क्या। तो एआई इज जस्ट अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। इट इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस जहाँ पे हम कंप्यूटर को थोड़ा सा अपने आप से करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। लाइक तुम खुद से इंटेलिजेंट बनो, खुद से सोचने समझने की थोड़ी सी कैपेबिलिटी लो। ठीक है। राइट, कि अगर हम सिंपल एक कोई भी एग्जांपल लेते हैं कि आपको, अगर हम कंप्यूटर में काम करते हैं, अगर हम कोई प्रोग्राम बनाना है तो हम उसमें हर चीज को हार्ड कोड कर देते हैं, इफ एल्स फ्लो स्टेटमेंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, तो उसके थ्रू वर्क कर रहा है। बट अगर हम एआई की बात करें तो उसने किया क्या, एडवांटेज क्या दिया बेसिकली, कि आपको हर एक चीज को हार्ड कोड नहीं करने की जरूरत, आप वहां पे डेटा फीड कर रहे हो और डेटा से सीख के वो कर रहे हो। और एआई एक्चुअल में सिर्फ दो ही चीजों में बात करता है कि लाइक इट्स जस्ट अबाउट मैथ। अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हम सबने पढ़ा है स्कूल में, राइट। प्रोबेबिलिटी हो गया डिफरेंशिएशन इक्वेशन, मैट्रिक्स, या एक्स की वैल्यू तो मतलब सब बच्चे दुखी थे कि एक्स क्या है, ये कौन है, ये एक्स, हाँ, सही बात है। राइट। बट वो एक्स एक्चुअल में मैथ था, हाँ। राइट। और वो मैथ को ही हमने, बिकॉज अगर हम बात करें सिंपल इक्वेशन लाइक एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू mx प्लस c, बहुत सिंपल सा इक्वेशन, राइट। बट अगर आप इसके x के वेरिएबल को 1000 करो, तो क्या हम वो मैन से ह्यूमनली सॉल्व कर सकते हैं? बहुत मुश्किल होगा। 1000 वेरिएबल्स, 1000 वैल्यूज ऑफ x निकालना बहुत मुश्किल है। वहां पे कंप्यूटर ने हेल्प किया कि उस मैथमेटिकल एल्गोरिथम को कंप्यूटर ने सॉल्व कर दिया, और यही बना हमारा एआई। स्टार्टिंग एआई यहीं से हुआ कि हमारे पास जो मैथ था हमने उसको एज अ कंप्यूटर में फीड किया, और उससे हमने एक रिजल्टेंट निकाल लिया जो कि बहुत इजीली हमें करके दे रहा था। सिंपल एज दैट इज व्हाट वी हैव एज अ एआई, जो कि कंप्यूटर साइंस का ही एक पार्ट था जिसने सिर्फ मैथमेटिकल एल्गोरिथम को सॉल्व करने में हेल्प की। दैट्स ऑल, दैट इज व्हाट वी हैव एज अ एआई पार्ट ओवर हियर। और चैट जीपीटी से पहले भी यार बहुत सारे इंडस्ट्री यूज कर रहे थे। मतलब एवरी कंपनी, एवरी बिग टेक जायंट्स वाज यूजिंग एआई अ लॉट। अमेज़न में जो रिकमेंडेशन आते हैं, गूगल में जो सर्च रिजल्ट्स आते हैं, जो लोग क्लिक करते हैं, एवरी कंपनी, एवरी बिग कंपनी वाज रिलायंट ऑन एआई। कोई ओपन टूल नहीं था बस ऐसा। मतलब चैट जीपीटी डिड दैट, एक्चुअली दैट वाज द डिसरप्शन इट डिड। तो मुझे ऐसा लगता है वो जो हम चैट्स में यूज करते थे कि हम चैट डालते थे, फिर कुछ रिकमेंड आता था कि नेक्स्ट वर्ड क्या होने वाला है, वो भी हमारा कुछ That was पार्ट all ऑफ also दैट वाज ऑल पार्ट ऑफ एआई। वो भी पार्ट AI ऑफ के एआई part था। तो हम बहुत पहले से इसको यूज कर रहे थे, बट वो आने वाले टाइम में बेटर होता गया। हाँ, तो चैट जीपीटी इज लाइक कि वो थोड़ा एडवांस मॉडल है जो कि खुद से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट था, तो इसलिए वो थोड़ा ज्यादा ट्रेंडिंग हुआ और यहाँ से एआई का टर्म ज्यादा आ गया। बट उससे पहले भी हमारे, अगर हम एआई की हायरार्की में बात करें तो एआई भी है, मशीन लर्निंग भी है, देन डीप लर्निंग आया, देन बिग डेटा आया, बिग डेटा एनालिटिक्स आया, देन फिर हमारा जाके ये चैट जीपीटी जिसको हम बोलते हैं आज के टाइम में जनरेटिव एआई आया, जिसने इमेज क्रिएशन पार्ट और ये सब चीजें। पर अगर हम इसको एज जनरलाइज करें तो एमएल ने अलाउ किया मशीन्स को सीखने के लिए। डीप लर्निंग जो हमारा नेक्स्ट टर्म आया, जहाँ पे हमने न्यूरल नेटवर्क्स को यूज करना शुरू किया, जहाँ पे हमने रेप्लिकेट किया अपने ह्यूमन ब्रेन को। वहां पे उसने पहले हमने जब मशीन लर्निंग में सिर्फ हमें डेटा दिया, उसमें सीखने की कोशिश की, अब समझने की कैपेबिलिटी मिल गई उसको। और जब हम बात करते हैं जनरेटिव एआई की, जैसे कि एलएलएम, चैट जीपीटी, वो अब जनरेट कर पा रहा था, सीख के, समझ के, और अब जनरेट कर पा रहा था। सो साहिल, मेरा That ना is आपसे what क्वेश्चन था, आपने 2-3 टर्म्स यूज करी, ये मशीन लर्निंग की ऐसी क्या इंपॉर्टेंस आई
कि एकदम से सब कुछ मशीन लर्निंग पे जाने लग गया। मतलब जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स तो बहुत पहले इन्वेंट हो गई थी, बस उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो जिसकी तरफ से उसको रोड पे नहीं उतारा जा सकता था बस एक कार को। हम्म। तो मतलब मशीन लर्निंग की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें हार्ड कोडेड कोड से नहीं हो पा रहा था वो चीज़? तो जैसा कि अभी मैंने जस्ट बात किया था कि लाइक मशीन लर्निंग अगेन कि हर चीज को हार्ड कोड नहीं कर सकते, हम्म, राइट। उसके लिए ही हमने ऐड किया कि हम डेटा से फीड कर पाएंगे, अपने मैथमेटिकल एल्गोरिथम को यूज करेंगे। जैसे कि आई वाज गिविंग एग्जांपल प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी अगर आपको बात करना है कि लेट्स से अभी आज दिन है, राइट, हम लेट्स जस्ट टेक एग्जांपल, एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं बहुत सिंपल सा। हम सब ने बहुत लंबा भी हम कितने साल के हो चुके हैं तो बहुत कुछ देखा हमने। अगर आपको कोई बाहर जाना है, आपने आप घर में बैठे हो, आपको बाहर जाना, क्या चीज देखोगे, क्या सिनेरियो देखोगे? बाहर अपने विंडो से देखा तो क्या दिखेगा कि लाइक दिन कैसा है, गर्मी कितनी है, गर्मी बारिश हो कितनी रही है, है, टेम्परेचर कैसा है, बारिश हो रही है कि नहीं हो रही, विंड है, ह्यूमिडिटी है, तो उसके बेस हम चूज करते हैं, राइट। बट हर टाइम पे हर मोमेंट में वो चीज चेंज हो जाएगी। बट क्या हम उसके लिए इफ एल्स कंडीशन लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। डेफिनेटली नहीं लिख सकते। हर एक सिनेरियो को हम रेप्लिकेट नहीं कर सकते। और इसी जगह पे आया था हमारा मशीन लर्निंग। इसने क्या किया, उस सारे डेटा को रखा अपने पास और उसके बेस पे एक जनरलाइज मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाया, जिसको जो मैथमेटिकल फॉर्मूला पूरे को टर्म को उस पूरे डेटा को जनरलाइज कर सकता है। और उस मैथमेटिकल फॉर्मूला को हमने बोल दिया एज अ एआई एजेंट और एज अ मशीन लर्निंग। बिकॉज जब आप मशीन लर्निंग भी पढ़ते हो तो आप सिर्फ मैथ्स ही पढ़ते हो बेसिकली। मैथ्स को हमने पढ़ा और उसको सिर्फ कोडिंग हम उतना ही सीखते हैं उसमें जिससे हम उस मैथ को इम्प्लीमेंट कर सकते। दैट इज व्हाट वी हैव एज अ मशीन लर्निंग इन लेमन टर्म। तो मतलब जितना आपने बताया उससे मैं समझ पाया, जैसे हम सेल्फ ड्राइविंग कार बना रहा हूँ तो सेल्फ ड्राइविंग कार में मैं हर चीज़ को एक इफ एल्स की कंडीशन में नहीं लिख सकता, आप ये कहना चाहते हैं? डेफिनेटली। क्योंकि इतने सारे केसेस हो जाएंगे, कभी कोई आ रहा है सामने से, कभी कुछ कभी कुछ, तो मतलब इतने सारी चीज़ों को लिखा ही नहीं जा सकता। वहां पर हमारी टर्म आई मशीन लर्निंग की, हमने मशीन को थोड़ा सा इंटेलिजेंट करना स्टार्ट करा कि मशीन अब खुद से समझ एक्स वाई सकते जेड हैं, केसेस से सीख सीख सकते रही हैं, थी। हाँ। वहां पे हमने एआई को इंट्रोड्यूस किया बेसिकली। सो अभी जैसे कि मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें GPT-5 के बारे में कुछ बात हो रही थी, तो आपको क्या लगता है GPT-5 में क्या आएगा? क्योंकि चैट GPT-4 को आए हुए 1 साल हो गया है, तो माइट भी 1 साल में उन्होंने बहुत कुछ डेवलप कर लिया होगा। तो आपको क्या लगता है क्या आने वाला है, या आपकी कोई रिसर्च हो उसके अकॉर्डिंग? ओके, सो यहाँ पे हम ऐसे समझ सकते हैं लाइक जैसे कि हमने बोला चैट GPT-4 है, तो ये लाइक वर्जन खुद डिफाइन करता है कि लाइक 2 3 4 तो बहुत कुछ आया, तो उसमें बहुत सारे अपडेट्स हुए हैं, बट डेफिनेटली वैसे ही एक 5 आया। बट यहाँ पे एक पॉइंट जो चेंज होगा चैट GPT-5 में, बिकॉज हम देख सकते हैं चैट GPT-4 बहुत कुछ ही कर पा रहा है, बट GPT-5 में ऐसा चेंज क्या होगा, फिर पॉसिबिलिटी क्या होगी? तो वहां पे एक नया टर्म आता है AGI, विच इज आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। अभी हम जिस एरा में है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जो हम जिसमें हम स्विच करने की कोशिश कर रहे हैं वो है जनरल इंटेलिजेंस। अब अगर हम जनरल बात करें तो जब हम ह्यूमंस कोई भी चीज करते हैं, हमें कोई भी एक्सपीरियंस होता है, हम कुछ भी करते हैं, उसमें हम करते क्या है? तो बेसिकली जब भी हम कुछ करते हैं तो क्या होता है, हम पहले सीखते हैं, समझते हैं, वी रीजन इट, वी लर्न रीजन, उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, फाइनली जो हमने सीखा समझा उसके बेस पे हम कुछ सॉल्व कर रहे हैं, फाइन उसके बाद हम एक परसेप्शन भी बना लेते हैं अपने दिमाग में, राइट, कि अच्छा ये हुआ था तो अब मेरे को अगली बार कभी ऐसा हुआ या मिलता जुलता कुछ होगा तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, ये सॉल्यूशन हमें मिल गया था उस टाइम, राइट। और उसके एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि अभी एआई के अंदर फेलियर कहाँ है, और जैसे आपने सेल्फ ड्राइविंग कार की बात की, उसके प्रॉब्लम्स कहाँ पे आते हैं। लेट्स से आप एक अगर हम हमें ह्यूमन हम अगर हम खुद सेल्फ गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, हुआ क्या यहाँ पे कि सपोज आप जा रहे हो रोड पे तो आपको एक स्पीड बम्प में दिखा तो आपने स्लो कर लिया गाड़ी, सिंपल, वो एआई भी कर सकता है, कोई इशू नहीं है। बट सपोज आप एक जा रहे हो और आपके सामने एक प्लेग्राउंड आपको कहीं दिख रहा है और वहां बच्चे खेल रहे हैं प्लेग्राउंड के अंदर, बट अब एआई के लिए तो रोड खाली है, वो रोड पे चलता जाए, सिंपल ऐसा, वो है एआई। बट एजीआई ने अब क्या शिफ्ट होगा, या एजीआई एक्चुअली में है क्या और वो कैसे ह्यूमन को रेप्लिकेट कर रहा है? बिकॉज जैसा भी हमने बात किया 4 पॉइंटर्स जो ह्यूमन को ह्यूमन बनाते हैं, बेसिकली सॉल्विंग स्किल्स बनाते हैं। हमें जब ग्राउंड दिखेगा ना और वहां बच्चे खेल रहे हैं, हम ऑटोमेटिकली गाड़ी स्लो कर लेंगे कि यार क्या पता बच्चा कब एकदम से आ जाए या कोई भी आ जाए, बिकॉज प्ले ग्राउंड तो कहीं से कोई भी भागता हुआ आ गया, कोई डॉग आ गया, कुछ भी हो गया। और वही चीज एजीआई में होगा, ओके। कि वो सिर्फ एक इनपुट लेके आउटपुट नहीं दे रहा, वो इनपुट ले रहा है और उसके बाद उसके पॉसिबिलिटीज निकाल के एक आउटपुट जो शायद हो सकता है वो लेगा, बट बाकियों के लिए तैयार रहेगा। दैट इज द चेंज वी हैव इन दिस GPT-5 मॉडल। तो ये वाला बेनिफिट हमें मिलने वाला है GPT-5, और इसमें अगेन वापस हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर के ऊपर आते हैं फिर से, जहां पे एक डीएसए का पार्ट फिर से आता है। बिकॉज अगर हम बात करें डीएसए एल्गोरिथम्स, जैसे ग्राफ एल्गोरिथम है, अब जब हम इस पार्ट को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे थे तो वहां पे और कुछ नहीं, वहां पे हमें सिर्फ अगेन हम कोडिंग के ऊपर ही रिलाई किया हमने, जब हमने फिर से डीएसए को यूज किया, ग्राफ एल्गोरिथम्स को यूज किया, जिसके बारे में सर बहुत अच्छा बता पाएंगे कि अब ग्राफ एल्गोरिथम को यूज करें कैसे। अब सपोज आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है तो उसके लिए क्या पॉसिबल वेज हो सकते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं।
तो दैट इज वेयर अगेन कम एज अ ग्राफ एल्गोरिथम्स, जहाँ पे आपको हेल्प करेंगे कि आपको यहाँ से इस जगह पे जाने के लिए बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं, बट कौन सा बेस्ट है वो कैसे चूज करेंगे अगेन। तो वहां पे वही फिर से डीएसए वाला पार्ट आ जाता है। तो वही डीएसए इज लाइक कि वो जरूरी चीज है जो कि हम हमेशा से करते आ रहे हैं एज अ गीक्स फॉर गीक्स पर्सन, हमेशा से देते आ रहे हैं डीएसए, और ये बहुत जरूरी चीज भी है। डीएसए इज लाइक फंडामेंटल। जो आपने प्रॉब्लम भी बताया कि एक जगह से दूसरी जगह के कौन कौन से पाते हैं, ऑब्वियसली इफ देयर इज नो वेट देन यू विल यूज बीएफएस टू फिगर आउट द बेस्ट वे, एंड इफ दिस इज वेटेड देन यू विल यूज द शॉर्टेस्ट पाथ और सम अदर एल्गोरिथम। तो अल्टीमेटली डीएसए तो यूज होने ही वाला है। आप कुछ भी कंप्यूटर साइंस में करो, इट्स लाइक द अंडरलाइंग लेयर। उसके बिना सीखे बिना आप कुछ भी इम्प्लीमेंट वो आप अल्टीमेटली यूज करना ही वाले हो। आप डेटा तो स्टोर किसी डेटा स्ट्रक्चर में ही करोगे, डेफिनेटली आप प्रोग्राम लिखोगे जो रैम में ही चलेगा, राइट। तो डीएसए हैज टू बी देयर। आपने जो वो वाला प्रॉब्लम भी बताया ग्राउंड में, तो उसमें ऑब्वियसली दीज आर द केसेस ऑफ ग्राफ एल्गोरिथम जहां पर which आपको one to choose, वो which one again to choose, वहीं right? पे the DSA पे ही So आ we'll जाता use DSA only. और एक मुझे लगता है जो आपने GPT-5 का क्वेश्चन पूछा है, AGI is definitely something that they should implement। मुझे लगता है कि एक उसमें और जो चीज़ होनी चाहिए, मुझे लगता है वो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बिहेव करे। मतलब लोग अब बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लग गए हैं उसको, बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं। तो दे शुड बी बेसिकली गिविंग प्रॉपर वार्निंग मैसेजेस, प्रॉपर, फॉर एग्जाम्पल जो डॉक्टर वाला एग्जाम्पल है, इट शुड बी बेसिकली हैंडलिंग दोज केसेस रियली मोर केयरफुली, बिकॉज the population has started using it like anything and they are using it for every purpose। लोगों का थोड़ा ट्रस्ट भी बन रहा है जिस तरह से लोग इतनी ज़्यादा बातें कर रहे हैं जीपीटी की। तो आई थिंक दोज फीचर्स वुड ऑल्सो बी देयर, बेसिकली सेफ्टी वाले और वो सारे फीचर्स। वैसे ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा था कि लाइक ऑब्वियसली, बट अभी आप अगेन वहां पे लिमिटेशन आ जाते हैं फिर से एआई की। और इसी के लिए अब जो नेक्स्ट जिसकी अब टर्मिनोलॉजी आ चुकी है विच इज आर्टिफिशियल साइंटिफिक जनरल इंटेलिजेंस, ये भी अभी अभी करंट सिनेरियो में वो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, उसको भी इम्प्लीमेंटेबल नहीं बनाया गया है। एंड एज जस्ट सर सेड कि वो रीजनेबिलिटी और पॉसिबिलिटीज रीजनेबिलिटीज को और थोड़ा एक्सप्लोर करे और वार्निंग्स को कंसिडर करे क्या होना चाहिए, उसकी सेफ हैंडलिंग वाला पार्ट, वो अगेन वो ह्यूमन टच वाला पार्ट आ जाता है। and that is what we're trying to do in that artificial ASGI वाला पार्ट। उसमें हम वही कवर करने की कोशिश है। अभी वो बहुत दूर है, आई वुड से वो भी थोड़ा हाइपोथेटिकल ही है, अभी वो होना पॉसिबिलिटी अभी बहुत कम है बिकॉज एजीआई को भी पूरा एक्सप्लोर नहीं किया गया। तो मुझे ऐसा लगता है आर्टिफिशियल साइंटिफिक जनरल इंटेलिजेंस में तो, कि जैसा मैंने पढ़ा था, थोड़ा रिसर्च भी करा था, कि एआई उतना डेवलप हो जाएगा कि अब वो खुद के रिसर्च करने लग जाएगा। एग्जैक्टली कि वो एस्ट्रॉइड्स पे रिसर्च करने लग जाएगा, मे बी एलियंस पे वो रिसर्च करने लग जाए। उसके अलावा जैसे अभी तक हमारे पास कैंसर का कुछ बहुत एक सुपर इलाज नहीं है, तो वो शायद मे बी उसके ऊपर रिसर्च करने लग जाए। तो अगर साइंटिफिक इंटेलिजेंस के बारे में बन गया तो मे बी वो उसके ऊपर वहाँ पे काम करने लग जाए। तो ये तो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, बट शायद 10-15 साल में हम उस लेवल तक पहुंच सकते हैं, मुझे ऐसा डेफिनेटली लगता है। फ्यूचर बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज लेके आता, तो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन स्टिल हैपन। तो मतलब एक फिलोसफिकल क्वेश्चन था मेरा आप लोगों से, कि आपको क्या लगता है कि मतलब जो हम हैं, हम भी किसी एक सुपर बीइंग से बनाए गए हैं? जैसे कि आज एआई है, एआई को हम बना रहे हैं कि एआई बहुत पावरफुल है, वैसे ही हमें भी किसी ह्यूमंस आर आल्सो लाइक सुपर बीइंग, किसी सुपर बीइंग ने हमें बनाया है। आपको क्या लगता है, मतलब ऐसा? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है यार। आई मीन everybody tries to understand what is the purpose in life and why are we here and why are we doing all this। तो I mean there's a high chance, there are chances, आई नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन there are chances कि हो सकता है ऐसा। और AI की बात करें, ह्यूमन माइंड की बात करें, तो ह्यूमन माइंड को भी अभी बहुत कम % समझ पाए हैं कि कितना है। तो AI अगर कंप्लीटली हम ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा वो सोचें तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ह्यूमन माइंड को भी अभी लोग इतने अच्छे से शायद 2 या 3% ही हम जानते हैं लोग। तो वो चीज़ है, पॉसिबिलिटी है। मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि ये तो डेफिनेटली पर्पस ऑफ लाइफ वही सेम एआई का भी है कि एआई को हमने बना तो दिया, बट अगर वो ह्यूमन अभी जितना हम हैं उतना अगर वो भी हो जाएगा तो वो भी शायद पर्पस खुद का ढूंढना शुरू हो जाएगा कि मुझे क्या करना है आगे, मैं बन तो गया हूँ। तो मतलब डेफिनेटली हो सकता है, हमने रोबोट मूवी में देखा था कि वो अपना पर्पस ढूंढने लग गया था अपनी लाइफ मैं खुद के सब कुछ करूँ तो क्या करूँ मैं वही। और जैसे एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था कि लोग बहुत सारे हैं तो मैं कुछ को मार देता हूँ, ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ चीजें थी, बट वो ठीक है, चल ही रहा था। तो जैसे कि ना अभी मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें हम बात कर रहे थे कि एक दुबई की कंपनी थी, उन्होंने GPT-5 को इंक्लूड कर दिया था एक रोबोट के अंदर। उसके काफी एक सुपर वीडियो थी जिसमें वो एप्पल ड्राइव कर पा रहा था। तो उसके बारे में मतलब आप लोगों का क्या कहना है? तो उसमें यही है कि अगेन जैसे हमने GPT-5 में बात किया कि लाइक वी आर इम्प्लीमेंटिंग दैट एजीआई पार्ट जहाँ पे वो खुद से चीजें को समझ पा रहा है, सीख पा रहा है। बट एडिशनली अगर उसको बात करें रोबोटिक्स के साथ, अगेन मैं फिर से आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट, बट डीएसए का ही यूज होता है फिर से, बिकॉज सपोज अगर हम उसमें हमने देखा कि वो यहाँ से ऐसे स्ट्रक्चर में खड़ा है, अंदर वो मूव करके यहाँ पे आ रहा है, एप्पल उठा रहा है, दे रहा है। नाउ देयर आर लॉट ऑफ टर्न्स जो हमारे लिए बहुत नॉर्मल है, हमें फील भी नहीं होगा लाइक हमारे हाथ ऐसे घूम रहा है या कुछ भी, बट
अगर आप उसको एल्गोरिथम वाइज देखोगे तो अब मूवमेंट के लिए अब एक एप्पल को उठाने के लिए ये पोस्चर था, बट कितनी उंगलियां मोड़नी है, कितना रोकना है, कहाँ रोकना है, दैट ऑल गोज अगेन विद द कोडिंग पार्ट। वहां पे फिर से डीएसए को यूज किया जाता है कि लाइक विच इज द बेस्ट एफिशिएंट वे टू पिक अप दैट मूवमेंट का स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक लाने में। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज आ गए। तो वहां फिर से वो डीएसए वाला पार्टी आता है कि और एक्चुअल में इसको इम्प्लीमेंट किया भी जाता है। ऐसा नहीं कि हम जस्ट टॉकिंग अबाउट हाइपोथेटिकल, उसमें एक्चुअल में डीएसए यूज किया जाता है कि लाइक हाउ यू आर गेटिंग टू दैट बेस्ट एफिशिएंट और ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। तो वहां पे हम वही कर रहे हैं एट दैट। मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, जैसे रोबोटिक्स वाज लाइक इन टॉक्स फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, मूवीज भी आई बहुत सारे, लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशंस उतने ज़्यादा नहीं हुए हैं जितने टाइम से है। अभी क्या हो गया है कि चैट जीपीटी की हेल्प से ओपन एपीआईज अवेलेबल हैं, आप पे करो, आप एपीआई यूज़ करो। उसकी वजह से शायद हो सकता है कि हम नियर फ्यूचर में रोबोट्स ज़्यादा देखें। देयर आर हाई चांसेस ऑफ दिस। जितना पास्ट में हम बात करते हैं तो रोबोटिक्स माइट बी द नेक्स्ट बिग थिंग जो लोग ज़्यादा कंज्यूम करने लगे रोबोट, क्योंकि उनके लिए एपीआई अब कंज्यूम करना उनको खुद से नहीं बनाना है, उनको केवल हार्डवेयर बनाना है। So there are high chances that you will see more robots in the society. And that is why I said like mechatronics या ये सब branches में बहुत ज़्यादा डोमेन फिर से expand हो रहा है। mechatronics, mechanical, electronics engineering, इन सब में फिर से जो नॉन सर्किट ब्रांचेस जो शायद कुछ टाइम से भी नहीं थी अवेलेबल, मोस्टली सभी हर कोई कॉलेज में जा रहा, सब कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस में जा रहे थे, बट मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स इनकी जगह कोई बात ही नहीं कर रहा था मोस्टली। मतलब जहाँ पे शायद एक टाइम में बहुत ज्यादा इसके अंदर लोग जाते थे, वो बिकॉज वहां पे शॉर्टेज हो गया उन लोगों का, इसलिए अब उसकी डिमांड फिर से बहुत ज्यादा बढ़ गई। बिकॉज अब जैसा सर ने अभी कहा कि रोबोटिक्स इज द नेक्स्ट बिग थिंग, हमें नेक्स्ट बिग थिंग के लिए जाना है, तो रोबोटिक्स के लिए आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स आना चाहिए, मैकेट्रॉनिक्स, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड एवरीथिंग, वो अगेन मैकेनिकल और इन सब ब्रांचेस में फिर से जाता है। तो इट्स नॉट लाइक कि अगर आप एक चीज में सारे कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे तो दूसरी में जब शॉर्टेज होगा तो वहां पे डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं होगा। लाइक ऑब्वियसली थोड़ा डिसरप्शन हो सकता है, बट फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम बाकी सब जगह पे वापस से इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और अल्टीमेटली। तो साहिल, जैसा कि आपने बताया कि मतलब आपसे और सर से डिस्कस करके मुझे ऐसा लगा कि एआई तो आ रहा है, लेकिन हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है, उसके साथ साथ चलने की जरूरत है, उसको अपना असिस्टेंट बनाने की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि हमें अपनी फील्ड स्विच कर लेनी चाहिए, बस जॉब्स उसके अराउंड आ जाएगी तो हम थोड़ा उन जॉब्स को देख सकते हैं, और ना कि कॉलेज स्टूडेंट्स को भी देखने की जरूरत नहीं है। तो अभी तो हमने बहुत ब्रॉड वे में हर टॉपिक को डिस्कस करा है, बट मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि अगर वो चाहते हैं कि हम डिटेल में हर टॉपिक के ऊपर डिस्कस करें तो वो कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम Q&A सेशन रख सकते हैं, या फिर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहते हैं कि हम पॉडकास्ट करें तो वो भी आप बता सकते हैं। सो टारगेट रखते हैं अराउंड 500 लाइक्स का, अगर आते हैं तो हम इस पर और अच्छे से पॉडकास्ट करेंगे। सो थैंक्स साहिल एंड सर सो आने के लिए इस पॉडकास्ट में। थैंक यू यार। Thank you. और मैं तो एआई को लास्ट वन वर्ड में ऐसे समराइज करूंगा, जस्ट ए प्रोडक्टिविटी बूस्टर टूल। जैसे गूगल आया था, आप उसे प्रोडक्टिविटी बूस्टिंग के लिए यूज करो, उसे कम्पीट मत करो, उसे यूज करो। और मैंने साहिल से काफी कुछ सीखा यार आज। मतलब मैंने आप दोनों से बहुत कुछ सीखा। मैं भी सर का एग्री करूंगा कि इट इज अ टूल जस्ट जैसा हमेशा से आता है और हमेशा ही आएंगे, आगे भी आएंगे। दे आर जस्ट अ टूल। वो ऐसा नहीं है कि आपको ही बदल देंगे। ऑब्वियसली जैसा कि हमने बीच में अगर आप उसके पूरा रिलाई कर लोगे तो आप यू आर रिप्लेसेबल। तो आपको सिर्फ उसके साथ में लेके चलना है, ऐसा अपने उसके पूरा डिपेंडेंट नहीं बनना है। सो इस पॉडकास्ट में इतना ही, अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं आप सबसे।